तो लास्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने कवर किया था, जो कि अभी बचा है, पूरा नहीं हुआ था। मेथड शुरू किया था हम लोगों ने, है ना। और मेथड की खास बात क्या होती है कि मेथड से हम लोग कोड को बार बार रीयूज करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब अगर मुझे सेम पीस ऑफ कोड की बार बार नीड पड़े तो मैं बार बार लिखूंगा, ऐसा नहीं करना होगा। एक जगह लिख के रख दीजिए, आपका रेडी है वो कोड, और जब भी चाहेंगे आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो टाइप्स ऑफ मेथड में फिर हमने यूजर डिफाइंड मेथड की बात करी थी। ठीक है, अब आपको बना करके दिखाया था एक मेथड कि किस तरह से मेथड बनता है, कैसे कॉल होता है। ये कंट्रोल फ्लो का जो जाल है, ये वाला वीडियो तो आप लोग को जरूर से एक बार फिर से देख लेना है, अगर कंफ्यूजन हुआ तो। थोड़ा जूम करिए। ये तो पहले के कोड है, इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। ये सब ओके तो पहले के हैं ये सब। ठीक है, तो ये सब हुआ था। उसके बाद हमारा ये हमने बताया था कि एक मेथड को कितने तरीकों से बना सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि मेथड तो ठीक है हम बनाना सीख गए थे, लेकिन कितने तरीकों से बना सकते हैं। तो मेथड को बेसिकली 4 तरीके से बना सकते हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, ये हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज हाँ मी सर। जी, बोलिए। सर देयर इज twice lecture 11 in our document sir. ओके, 11 2 टाइम्स ना। हाँ, तभी दिक्कत है। चलिए, उसको हम बाद में सही कर देंगे, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो नो पैरामीटर नो रिटर्न, पैरामीटर नो रिटर्न, नो पैरामीटर रिटर्न, ये इस तरीके से हम मतलब मेथड्स को डिजाइन कर सकते हैं। आइए इसकी बात करेंगे हम। तो जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्लास बनाना पड़ता है। क्योंकि जावा हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हम क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, एंड क्लासेस के अंदर देन हम मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो एक क्लास हमने बना लिया, माई क्लास। ठीक है, ये कैसे हमने बनाया था, यही अपना यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये प्रोजेक्ट कौन सा है, ऊपर आप देख सकते हो फर्स्ट प्रो नाम है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने माई क्लास डॉट जावा के अंदर ये माई क्लास बना लिया, ये मेरी क्लास बन गई। और देन हमने यहाँ पे एक लॉन्च क्लास बना लिया जिसमें मेन मेथड है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एनी नंबर ऑफ मेथड इस माई क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो हम लॉन्च के अंदर भी मेथड क्रिएट कर सकते हैं, पर वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक मेथड बनाया हमने। सबसे पहले हम समझेंगे ये वाला मेथड बनाना, नो पैरामीटर नो रिटर्न। ये हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो नो पैरामीटर बनाना है, सबसे पहले मेथड किस टाइप का बनेगा, पब्लिक या प्राइवेट, ये बताइए आप हमें। पब्लिक यहाँ जो मेथड बनेगा उसको पब्लिक हमें बनेगा कॉल सर। यहाँ से दे देना है। पब्लिक पब्लिक बनेगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से मेथड कॉल करना है तो किसी क्लास का मेथड अगर पब्लिक ना होगा तो एक्सेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, पब्लिक होना जरूरी है, प्राइवेट होगा तो एक्सेस नहीं हो पाएगा। पब्लिक के अलावा और भी होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे जब तक हम इनहेरिटेंस नहीं पढ़ लेंगे, उप्स कंसेप्ट। तो अभी फिलहाल के लिए पब्लिक प्राइवेट में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, पब्लिक एंड प्राइवेट, सो हम पब्लिक बनाएंगे। चलिए, पब्लिक लिख दिया हमने। पब्लिक लिखने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न टाइप देंगे। तो मेथड किस तरह का बना रहे हैं, हम ऐसा मेथड बना रहे हैं जो कुछ रिटर्न ना करे, तो आप लिख देंगे सिंपल वॉइड। ठीक है, और देन मेथड का नेम, मेथड का नेम हमने लिख दिया m1। ठीक है, m1, ये मेथड का नेम हो गया m1। एंड देन आप इस पैरामीटर के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर चाहे तो कोई पैरामीटर दे सकते हैं, पर अभी के लिए हम नो पैरामीटर वाला मेथड बना रहे हैं तो कुछ नहीं देंगे। बस हो गया, ब्रैकेट लगाइए, आप काम खत्म। ये आपका मेथड बन गया। आप इसमें कुछ कोड लिख करके प्रिंट करा सकते हैं, कुछ लॉजिक लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पे लॉजिक प्रोसेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई लॉजिक 1। ठीक है, अब देन अगर आप इस मेथड को ध्यान से देखेंगे
तो इस मेथड को जब आप कॉल करेंगे तो आपको कुछ भेजने की कोई वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू कुछ भेजने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली यू कैन कॉल दिस विदाउट सेंडिंग एनी वैल्यू। और जब आप इस मेथड को पूरा कॉल कर लेंगे तो कंट्रोल वापस मेन में आएगा। तो जब कंट्रोल वापस मेन में आएगा तो कोई वैल्यू लेकर के नहीं आएगा, बिकॉज रिटर्न टाइप इज वॉइड। दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। ये हमें बताता है कि मेथड क्या वापस देता है, ठीक है। तो चलिए, कॉल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाँ, बनाना पड़ेगा सर। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्लास का। ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम अभी कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम सिंपल एक सिंटेक्स की तौर समझ के हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे समझ लो कि हम क्लास के अंदर घुसने का सिंटेक्स लिख रहे हैं। तो ये हमने बना दिया, ठीक है। ये रेफरेंस वेरिएबल है जो इस क्लास को रेफर करेगा, ठीक है। इसी के थ्रू इसके अंदर घुसा जाएगा। तो ये रेफरेंस वेरिएबल एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल का नाम देने का रूल हमने आपको बताया है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ एम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं माई क्लास भी रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और देन हम माई क्लास लिखेंगे तो क्लास पे डॉट ऑपरेटर से अंदर, और देन हम कॉल कर सकते हैं M1 को ना। अगर हम यहाँ का रन करते हैं तो आउटपुट हमें मिल जाएगा माई लॉजिक 1, ठीक है। ये तो आप लोग कल भी किए थे, और ये आप जान के हमने फिर से बता दिया ताकि एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए आप लोगों को। और किसने मुझे वो कोड भेजा था, एक बार व्हाट्सएप पे देख लें। सिद्धार्थ, आपने कोड भेजा था ना एक? तो सिद्धार्थ है क्या बैच में? है नहीं है शायद। चलो, तो दूसरा मेथड हम देखते हैं। दूसरा मेथड है पैरामीटर बनाने का है, पर रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। चलिए ये देखा जाए, ठीक है। पैरामीटर होना चाहिए बट रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा मेथड बनाना है जिसको मैं 2 नंबर दूं और वो उसका सम कर दे, या मैं उसको कुछ वैल्यूज दूं और उन वैल्यूज को वो प्रोसेस करके मुझे रिजल्ट प्रिंट कर दे, तो मैं उस हिसाब से पैरामीटराइज्ड मेथड बनाऊंगा, ठीक है। मैं इस हिसाब कैसे बनाऊंगा, देखिए मैं करूंगा पब्लिक ताकि बाहर से कॉल हो जाए। रिटर्न कुछ नहीं करना है, नो रिटर्न है तो हम लिख देंगे वॉइड। फिर मेथड का नाम लिख दिया M2 और ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस मेथड को कुछ वैल्यू दे करके प्रोसेस करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे दिया इंट a कॉमा इंट b, ऐसे आप दे सकते हैं। इंट ही जरूरी नहीं है, आप कोई भी प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव भी दे सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव अभी आपने नहीं पढ़ा है तो अभी प्रिमिटिव ही दें, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप आप दे दें। अब ये एक ऐसा मेथड है जिसको जब आप कॉल करेंगे तो 2 वैल्यू देना कंपलसरी होगा, और इन 2 वैल्यू के को यहाँ के अंदर, इस मेथड के अंदर आप प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिस आउट कर लेता हूँ माई सम, या ऐसे लिख देते हैं। मान लो 2 नंबर का सम करना है तो सम इज इक्वल टू, और मैं प्लस करूंगा और a प्लस बी कर दूंगा। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, a प्लस बी का पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, a प्लस बी जो भी वैल्यू भेजेंगे उनका सम हो जाएगा, और हमें प्रिंट होके मिलेगा सम इक्वल टू 20 30 40 जो भी सम होके आएगा। तो अब देखिए ये कितना अच्छा मेथड है। अब मुझे कभी भी 2 नंबर का सम करना होगा तो मैं लॉजिक नहीं बना के, बल्कि वो 2 नंबर को सीधा इस मेथड को भेज दूंगा, और यहाँ लॉजिक पहले से लिखा हुआ है, ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो कहीं ना कहीं आपने एक मेथड बना करके रख लिया जिसको आप जब चाहें तब यूज कर सकते हैं फॉर एडिशन, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मेथड्स बना के रख लिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स लॉजिक वाले छोटे छोटे मेथड बना के रख लिए जाते हैं। जब भी मुझे उन लॉजिक की नीड पड़ती है हम सीधे मेथड कॉल करते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इसके अंदर का जो लॉजिक होगा उस पर दिमाग एक ही बार लगाना है, देन आप उसको n नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसी क्लास के रेफरेंस से माई क्लास डॉट M2 में मैंने पास किया 10 और 20। तो ये 10 वाला आप देखिए ये सीक्वेंशियल काम करेगा,
ये कैसे काम करेगा, सीक्वेंशियल काम करेगा। पहली वाली वैल्यू आएगी पहले वाले पैरामीटर में, दूसरी वाली वैल्यू आएगी दूसरे वाले पैरामीटर में। इसमें मैं आप एक चीज बता दूं, पहले मैंने आपको पूरा मेथड का एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि किसको क्या बोलते हैं। यहाँ देखिए, पब्लिक को एक्सेस मॉडिफायर, वॉइड को रिटर्न टाइप, सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक कुछ नई चीज आ गई, इंट ए कॉमा इंट बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स आप बोल सकते हैं। और ये जो 10 और 20 आ रहा है यहाँ से, 10 और 20, इनको हम लोग बोल सकते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं और ये इस पैरामीटर में होल्ड हो रहा है और उस पैरामीटर की वैल्यू को हम सम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम काम करते हैं। अब रन करेंगे हम, देखिएगा। तो दोनों मेथड चलेंगे। तो यहाँ पे पहले माई क्लास से m1 चल गया, फिर रिटर्न कंट्रोल वापस आया, फिर m2 चल गया, तो मुझे देखिए 30 मिल रहा है। समझ गए? इतना सबको समझ में आ गया इतनी बात? बताइए भाई, क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, देन हम थर्ड वाला देख लेते हैं भाई। थर्ड वाला कौन सा था अपना? तो थर्ड वाला हमारा है नो पैरामीटर नो रिटर्न। भाई ना पैरामीटर हो ना रिटर्न हो। अच्छा, ये कैसे होगा? तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा नो पैरामीटर, पैरामीटर नहीं होगा बट रिटर्न होगा, नो रिटर्न नहीं है। तो पैरामीटर मुझे नहीं भेजना है, मतलब कि मुझे एक ऐसा मेथड बनाना है जिसको मैं कोई वैल्यू ना भेजूं बट वो मुझे वापस कुछ दे। तो ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो पब्लिक, क्योंकि बाहर से कॉल करना है, मुझे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट कुछ रिटर्न करवाना है। नो रिटर्न होता तो वॉइड लगाते, नो रिटर्न होता तो वॉइड लगाते, बट रिटर्न करना है। तो भाई रिटर्न करना है तो क्या रिटर्न करना है, अब ये डिसाइड करना पड़ेगा। वेदर यू वांट टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू और अ फ्लोट वैल्यू और नॉन प्रिमिटिव, व्हाट यू वांट टू रिटर्न, सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे। फिलहाल के लिए हम रिटर्न वॉइड लिख देते हैं, ठीक है, और मेथड का नाम m3 लिख देते हैं। और ये हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने किया इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल, ऐसा नहीं करते हैं यार, इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 20 कॉमा c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। बार बार इंट 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 लिखने की नीड नहीं है। इंट a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 10 प्लस 20 मतलब 30 हो गई। अब मुझे c की वैल्यू मैं रिटर्न करा सकता हूँ, रिटर्न, आई कैन रिटर्न c, मतलब आप कोई वेरिएबल रिटर्न करा सकते हैं। अच्छा, इस a की वैल्यू को आप यूजर से भी ले सकते थे स्कैनर की मदद से, है ना। एक वेरिएबल की वैल्यू क्या, इसके ये 10 की वैल्यू आप स्कैनर की मदद से नहीं ले सकते हैं? बताएं जरा हमें। यस सर। सिंपल ले सकते, स्कैनर डॉट नेक्स्ट यहाँ स्कैनर बना ले। तो मतलब कि ये एक ऐसा मेथड है, जब मैं उसको कॉल करूंगा तो वो दो नंबर मांगेगा और मुझे रिजल्ट देगा, प्रिंट नहीं करेगा। चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, लेकिन प्रिंट कराना है तो करा लो, लेकिन ये मुझे देगा जरूर। यू कैन राइट एनीथिंग हियर, आप फ्री हैं, यू आर फ्री टू राइट, फ्री टू राइट राइट एनी लॉजिक। बट ये मेथड हम ऐसा बना रहे हैं, हमारी डिमांड ऐसी है कि भाई ये मेथड जो भी रिजल्ट निकाल रही है वो मुझे यहाँ पे दे, क्योंकि उस रिजल्ट को मुझे यहाँ पे यूज करना है, उस रिजल्ट को मुझे यहाँ पे यूज करना है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक वगैरह रन किए होगे कभी लाइफ में, तो आपने, ये क्या खुल गया यार, नोटपैड ओपन हो गया, रुको मैं समझाता हूँ एक बात आपको, ये रिटर्न का क्या गेम है। जैसे आपने फेसबुक का वेब पेज है ये, ठीक है, जब भी www.facebook.com आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे एक पेज खुलेगा, शायद लॉगिन फॉर्म खुलता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ये लॉगिन फॉर्म है। अब आपने लॉगिन किया, आपने कुछ आईडी डाला, कुछ पासवर्ड डाला, जो भी यूजर नेम पासवर्ड या फिर ईमेल और पासवर्ड व्हाटएवर, आपने कुछ डाल के लॉगिन किया। तो ये जो आप देखते हो ये तो फ्रंट इन टेक्नोलॉजी है, ये तो फ्रंट इन टेक्नोलॉजी है भाई, है ना।
जब इसमें आपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, आपका अगर आईडी पासवर्ड गलत होगा, आपका आईडी पासवर्ड गलत होगा, तो आपको क्या मैसेज मिलेगा यहाँ पे? यूजर आईडी इज रॉन्ग, हाँ, ऐसे आ जाता है यूजर नेम और पासवर्ड, मिसमैच, हाँ, और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, या ऐसा आ जाएगा, या इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, है ना, डज नॉट, ऐसे आपको एक मैसेज दे दिया जाता है। देखा होगा आप सभी लोगों ने, आई थिंक, ये है ना, कभी ना कभी अगर आपने यूज किया होगा तो ये आपने देखा ही होगा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको कुछ मैसेज मिल जाता है अगर आपने जैसे ही कुछ गलत डाला तो। अब ये मैसेज जो आ रहा होगा, ये मैसेज मतलब सोचिए, ये मैसेज यहीं जनरेट नहीं होता है। आपका ये आईडी है और ये पासवर्ड है, ये पहले गया होगा सर्वर पे। ये डेटा कहाँ गया होगा? फेसबुक के सर्वर पे गया होगा। ठीक है, ये फेसबुक के सर्वर पे आया, फेसबुक के सर्वर पे इस डेटा को प्रोसेस किया गया होगा, फिर ये डेटा गया होगा डेटाबेस में, फेसबुक के डेटाबेस में चेक करने कि क्या डेटाबेस में, फेसबुक के डेटाबेस में बहुत करोड़ों लोगों का यूजर नेम पासवर्ड है, क्या उन करोड़ों यूजर नेम पासवर्ड में क्या ये आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट करता है? तो डेटाबेस ने बोला होगा नहीं करता है। डेटाबेस ने क्या बोला होगा? अरे भैया, जो तुम आईडी पासवर्ड चेक कर रहे हो ना, वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो डेटाबेस ने यहाँ से एक वैल्यू भेजी, एक एरर को रिटर्न किया। समझ रहे हैं? डेटाबेस अगर एरर को प्रिंट कर देता तो ये यूजर नेम पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट आपको कभी ना दिखता। क्योंकि आप बताइए, फेसबुक ओपन करते हैं तो डेटाबेस देखते हैं या सिर्फ यूआई देखते हैं, यूजर इंटरफेस? कभी यूजर इंटरफेस। यूआई सर। हाँ, आप तो यूआई देखते हैं, और जो एरर जनरेट हो रही है यूजर नेम पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वो इधर जनरेट हो रही है डेटाबेस लेवल पे। तो एक एरर मैसेज को रिटर्न किया जाता है, वो मैसेज रिटर्न होते होते यहाँ पे ला जाके भेज दिया जाता है। इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। यहाँ से मान लीजिए कुछ और मैसेज आएगा कि इस मैसेज के बिहाफ पे आपको बोल दिया गया यूजर नेम पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू रिटर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मेरा ये मेथड है, इस मेथड में जो भी चीजें परफॉर्म हो रही हैं उसका रिजल्ट मुझे यहाँ नहीं प्रिंट कराना भैया, किसी और को देना है। मान लीजिए किसी और को देना है, तो मैं ऐसा मेथड बनाऊंगा कि वो रिजल्ट मुझे मिल जाए और मैं फिर उसको फर्दर इस्तेमाल कर पाऊं। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो आप यहाँ पे पहले अपना कस्टम लॉजिक लिख दें। मेरा लॉजिक क्या है? ए बी की वैल्यू लेना और दोनों को सम कराना। अब देन आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिटर्न सी कर देंगे। रिटर्न सी करने का मतलब क्या हुआ? आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, राइट? एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो एरर इसलिए आता है यहाँ पे कि आप वैल्यू तो इंट टाइप की रिटर्न कर रहे हैं, पर बोल रहे हैं कि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो झूठ हो गया ना। रिटर्न तो कर रहे हैं, तो इसको आपको इंट करना पड़ेगा। देखिए, एरर हमारा चला गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम रिटर्न वैल्यू, कोई भी वैल्यू को किसी मेथड से रिटर्न करवा सकते हैं। ध्यान रहे, जिस टाइप की आप वैल्यू रिटर्न करेंगे वही आपका रिटर्न टाइप होगा। अगर कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो वॉइड होता है, और अगर इंट करेंगे तो इंट होगा, फ्लोट करेंगे तो फ्लोट होगा। ठीक है, अब इसको हम होल्ड कैसे करें? देखिए, मैंने भाई पहले कॉल किया माई क्लास डॉट M3, ये M3 को कॉल कर लिया हमने। जैसे ही कंट्रोल हमारा M3 पे आया, ठीक है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30, और 30 रिटर्न हुआ। 30 रिटर्न होने का मतलब क्या है कि जब ये पूरा मेथड चलने के बाद कंट्रोल वापस कहाँ आएगा बताइए? जहां से कॉल किया गया था यहीं पे आएगा। अगर आपने माई क्लास डॉट M3 किया तो ये मेथड पूरा चलने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहीं पे आएगा ना वापस। ठीक है, अच्छा, जब हमने कॉल किया इस मेथड को तो क्या कोई वैल्यू लेकर के गए थे? हाँ भाई बताएं। नहीं सर। कोई वैल्यू लेकर के, ठीक है,
लेकिन जब कंट्रोल वापस आ रहा है यहीं पे, तो क्या कोई वैल्यू लेकर के आ रहा है? हाँ सर। हाँ, वैल्यू ला रहा है। अब उस वैल्यू को आप कैसे यहाँ पे होल्ड करेंगे? तो आप कर लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के एक वेरिएबल लगा देंगे। इंट वैल्यू आ रही है तो इंट में ही होल्ड कर लेंगे, रिजल्ट नाम, किसी भी नाम के वेरिएबल में रिजल्ट रख रहा हूँ, और देन इस रिजल्ट को आप फर्दर यूज कर सकते हैं। लाइक मैं मेन में रिजल्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मेन में रिजल्ट प्रिंट करना चाहता हूँ। अब ये रिजल्ट मेन से आएगा, तो मैं यहाँ पे मेन लिख देता हूँ ना, मेन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको समझ में आएगा कि मेन में रिजल्ट प्रिंट हुआ है। देखिए मैं रन किया यहाँ पे, और ये देखिए मेन में 30 आ गया। तो मतलब हमें कई बार ऐसा नीड होता है कि हम ऐसा मेथड बनाएं जो मुझे वैल्यू दे, खुद ना प्रिंट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इंट जो मेथड है स्कैनर क्लास का, हम लिखते थे नहीं ऐसे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो जब कीबोर्ड से वैल्यू लेते थे तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट हमें देता था कि खुद ही यूटिलाइज करता था उसको? हम स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट मेथड रन करते हैं तो हमें क्या कोई वैल्यू मिलती है इस तरह से इंट ए करके? मिलती है सर। मिलती है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट इंट मेथड इंटरनली कैसा डिजाइन किया गया है। ये वैल्यू तो कोई नहीं मांगता हमसे, बट हमें वैल्यू रिटर्न करता है। कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? जो हम कीबोर्ड से डालते हैं। तो यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है कि रिटर्न वाले मेथड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप किसी मेथड से कोई वैल्यू एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उसको कॉल करें, वो हमें कुछ वैल्यू दे, तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा। अब इस रिटर्न स्टेटमेंट को और भी तरीके से लिखा जा सकता है। रिटर्न सी ना कमेंट करके हम ऐसा भी कर सकते थे कि मैं ये सी ही ना बनाता, मैं ये सी ही ना बनाता, और एक मिनट, ऐसा नहीं करते, हम इस पूरे को कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता था, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे इंट ए और इंट बी सिर्फ लेते हैं, ठीक है, और हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी, इस तरीके से। तो पूरा का पूरा आप एक एक्सप्रेशन भी रिटर्न करवा सकते हैं, उसकी वैल्यू जो भी सम अप होके निकलेगी वो रिटर्न हो जाएगी, अभी भी आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कोई वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन वेरिएबल के सम वगैरह, या फिर ए प्लस बी माइनस सी, ऐसा कुछ भी, मतलब एक लंबा एक्सप्रेशन भी रिटर्न करवा सकते हैं। वो इवोल्यूट होके जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न कर देगा। या एक आप कांस्टेंट वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, रिटर्न 10, या रिटर्न 100, या रिटर्न 10 प्लस 20, ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं रिटर्न 10 कर लेता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू 10 रिटर्न हो जाएगी, मेन में 10 आ गया, ठीक है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करना है तो वो कर लो, कोई वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करना है तो वो कर लो, या फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाना है तो 2 वेरिएबल, 3, 4, 10 वेरिएबल के सम को, उनके सब्सट्रैक्ट को, उनके मल्टीप्लिकेशन को, उनके डिवीजन को भी आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, चौथा मेथड अब आ जाते हैं हम लोग। अब ये 3 जान गए तो चौथा तो आप बना ही लोगे वैसे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है कि वैल्यू भी भेजना है और रिटर्न भी लेना है, ठीक है। पैरामीटर भी होना चाहिए और रिटर्न। अच्छा, मैं आपसे एक मिनट एक सवाल यहाँ करना चाहूंगा मैं आपसे कि यहीं पे आ जाते हैं, या चलो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर पूछेंगे आपसे। पैरामीटर रिटर्न पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैरामीटर और रिटर्न की बात करेंगे। तो पैरामीटर रिटर्न ऐसा कि जिनको हम कुछ दें और वो भी हमें कुछ दें, भाईचारा बना रहे, भाई लेन देन बना रहे, तो ऐसा मेथड बनाना है। तो हमने पहले लिखा पब्लिक, ठीक है। देन मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, अभी के लिए वॉइड लिख देते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे रिटर्न टाइप क्या रखना है। देन मेथड का नाम M4, और यहाँ हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं ऐसा मेथड बनाना चाहता हूँ जिनको मैं 2 नंबर दूं, वो उस 2 नंबर का सम रिटर्न कर दें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? हाँ भाई, इंट। इंट।
तो यहाँ पे हम इंट करेंगे। तो इस तरीके से आप पैरामीटर और रिटर्न को कंबाइन कर सकते हो। अब मुझे इसको कॉल करना है, तो यहाँ भी मुझे रिजल्ट को होल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इंट, अच्छा इसी देखिए एक और बात जान लीजिए, आपने एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया है और यहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दिया। इस लाइन में डिक्लेरेशन भी हुआ है और इनिशियलाइजेशन भी हुआ है। जो वैल्यू यहाँ से आएगी उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। अब क्या मैं दोबारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ? यस हाँ, नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बात मैंने बताया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। इन अ ब्लॉक you can declare only one variable। मैं चेक करता हूँ कि ये चीज मैंने बताया है कि नहीं बताया है। कंट्रोल F, हाँ देखो बताया है, इन अ ब्लॉक यू कांट डिक्लेयर टू वेरिएबल विद सेम नेम। चलो बताया तो है कम से कम, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको री इनिशियलाइज बार बार करवा सकते हैं। तो मैं रिजल्ट में माई क्लास डॉट M4 को होल्ड कर लूंगा, मतलब M4 से आए हुए रिजल्ट को होल्ड कर लूंगा और यहाँ एक वैल्यू 10 और 20 भेज दूंगा। ठीक है, ये कर दिया एंड देन यहाँ पे प्रिंट कर लिया। समझ गए बात को? तो यहाँ पे क्या होगा, माई क्लास मेथड का M4 चलेगा। M4 की A में आया 10 और B में आया 20, ठीक है। और देन रिटर्न हुआ, दोनों का सम 30 आएगा और इस रिजल्ट में होल्ड हो जाएगा और देन फिर से मेन रिजल्ट प्रिंट कर देगा हमारा। तो मेन 30 आएगा। बताएं भाई, सबको समझ में आया ये वाला? इतना और इधर इतना। Yes, sir. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल बनाना समझदारी नहीं समझा, उसी वेरिएबल को रीयूज कर लिया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 4 टाइप का मेथड। तो इन्हीं 4 तरीके से मेथड बना सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। हाँ, अब ये हो सकता है कि इन मेथड में एक्स्ट्रा कीवर्ड लगा लें आप, जैसे पब्लिक के साथ स्टैटिक लगा सकते हैं आप, वो जो हमने पहले भी बताया है कि ये सब लगा सकते हैं, या इसके साथ आप फाइनल यूज कर सकते हैं, इसके साथ आप सिंक्रोनाइज्ड यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बाद में देखेंगे, है ना। ये सब चीजें जैसे जैसे टॉपिक आता रहेगा उस तरीके से हम चीजों को क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको नोट्स में ऐड कर देते हैं आपके, यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हटा देते हैं ना, क्योंकि ये पहले भी लिखा हुआ है। और इधर से इतना उठा लेते हैं। हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला था, जो बड़ा ही मतलब आसान सवाल है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। चलिए यहाँ से इसको बंद करते हैं और ये सब भी हटाते हैं, या हटाते नहीं है, कमेंट कर लेते हैं, बाद में नीड पड़ेगी तो फिर। हमने यहाँ लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, यहाँ हमने लिखा इंट b इज इक्वल टू, मान लो हमने कर दिया 10 है ना, 4 कर दिया, ठीक है 4, और हमने किया सिस आउट a डिवाइड बाई b, क्या आएगा आउटपुट? रिमाइंडर सर एरर आएगा। एरर आएगा? एक्सेप्शन आएगा सर। 2 आएगा सर। हाँ, अच्छा 2 आएगा। रिमाइंडर एक जन ने बोला, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ माल पानी ना। यस अच्छा, और भाई बस 2 ही आंसर, और एक भाई साहब ने बोला एक्सेप्शन आएगा। सुदीप एक्सेप्शन क्यों आएगा पहले ये तो बता दो दो। ही आएगा सर। हेलो सर, हाँ दो ही हाँ आएगा, भाई, 2 आएगा। 2 आएगा। और 2.5 वाला कोई नहीं है?
नो सर। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक ये हमने यहाँ पे सब लोगों ने बोला है कि आएगा भाई 2। ठीक है चलो, अब हमने कर दिया इंट c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b और सिस आउट किया c को। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ दो आंसर है, 2 आया है और एक्सेप्शन आया है, 2 आंसर हमें यहाँ मिले हैं। चलो सुदीप इधर का बता, दिमाग लगाओ। कोई चाहे तो अपना पुराना आंसर बदल भी सकता है, ठीक है। सर फर्स्ट वाला में 2.5 है सर। अच्छा ठीक है, 2.4 आएगा, 2.5। 2 हाँ आएगा, ठीक है। और सेकंड में दोनों में 2 आएगा सर। दोनों में 2 आएगा। तो इधर हमें 3 आंसर मिल गए और इधर में 1 आंसर मिल गया। सुदीप एक्सेप्शन नहीं आएगा दूसरे वाले में? सर नहीं, 2.5 ही आएगा सर। अच्छा इधर भी एक 2.5 आ गया, चलिए ठीक है, इतना हो गया। अच्छा अब हमने एक लगा लिया फ्लोट c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, ठीक है। और अच्छा c हम पहले से ले लिए तो नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम इसको फ्लोट f कर लेते हैं ना। चलिए और ये कर लिया हमने। हाँ इसमें बताएं आप लोग थर्ड वाले में 2.5। 2.5। अच्छा भाई 2 पॉइंट, इस यहाँ तो सब लोग 2.5 सीधा ही बोल दिए, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें, क्यों। तो मेरे हिसाब से पहले वाले में तो देखो 2 आना चाहिए ना। देखिए एक्चुअली पहले वाले में 2 आएगा, दूसरे वाले में भी 2 आएगा और तीसरे में मेरे हिसाब से 2.0 आना चाहिए। आइए रन करके देखते हैं। देखिए सही थे हम बिल्कुल। तो ये समझना है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, पहले वाले में 2 क्यों आया। देखो एक रूल याद रखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट डिवाइड बाय इंट ऑलवेज इंट, ये रूल याद रखना। इंट डिवाइड बाय इंट ऑलवेज इंट, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे उसको फ्लोट में होल्ड करो, चाहे इंट में होल्ड करो, चाहे कुछ भी करो, वो इंट ही आने वाला है, ठीक है। तो जब हमने 10 को 4 से डिवाइड किया तो आना तो 2.5 चाहिए था, लेकिन चूंकि इंट डिवाइड बाय इंट होता है तो 2.5 का इंटीजर वाला सिर्फ हमें आउटपुट में देखने को मिला और डेसिमल पार्ट इग्नोर कर दिया गया। व्हाई? बिकॉज इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर। हाँ इंटीजर बाय फ्लोट करते, फ्लोट बाय इंटीजर करते, फ्लोट बाय फ्लोट करते तो बात अलग थी, लेकिन इंटीजर बाय इंटीजर हमेशा इंटीजर होगा। अच्छा तो यहाँ पे ये 2 आंसर आपके गलत हो गए, एक्सेप्शन कोई नहीं आएगा, 2.5 नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने सही दिमाग लगाया तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कि भाई चूंकि इंट में हम होल्ड करेंगे तो भाई डेसिमल इंट में तो होल्ड हो ही नहीं सकता। सही, अच्छी बात है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि a बाई बी अगर होल्ड नहीं भी करेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो यहाँ भी वही रूल है, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर तो वो निकलेगा आपको 2 और 2c में होल्ड हो गया। अब यहाँ पे अक्सर लोग फंस जाते हैं क्योंकि हमें लगता है फ्लोट है भाई, 2.5 तो फ्लोट में होल्ड हो ही सकता है। भाई ये 2.5 आएगा ही नहीं क्योंकि इंटीजर बाई इंटीजर इंटीजर आएगा। तो ये इसने निकाल के आपको दिया 2, अब 2 को जब फ्लोट में डाला गया तो डेसिमल डालना पड़ा गया उसको, तो उसने 0.0 लगा दिया। समझ गए ना इतनी बात। तो ये रूल बस याद रखेंगे और कुछ नहीं, इतना बस याद रखें। ये हमने क्यों बता दिया, क्योंकि अभी हम कैलकुलेटर का आपको प्रोग्राम बनाने के लिए देंगे तो आपको डिवीजन में फिर दिक्कत ना आए, इसलिए हमने बता दिया। नोट करके ऐड कर लेते हैं, नोट इंट डिवाइड बाय इंट इज इक्वल टू ऑलवेज इंट। तो ये छोटी मोटी चीज है, हालांकि अभी हम आपको टाइप कास्टिंग पढ़ाएंगे। टाइप कास्टिंग तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे टाइप कास्टिंग में हम कैरेक्टर्स वगैरह को मतलब टाइप कास्ट कर सकते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। आस्की वैल्यू की बात करेंगे। जावा सर क्या है वैल्यू को चेंज कर सकते जी, क्या बोल रहे हैं?
वैल्यू को चेंज कर सकते हो मतलब। हाँ, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके भी रूल होते हैं कुछ। ऐसा नहीं कि आप मतलब आपके पास कोई बूलियन वैल्यू है, अब बूलियन वैल्यू को आप कन्वर्ट कर रहे हो कैरेक्टर में, तो ऐसा थोड़ी होगा। ट्रू को कैरेक्टर में नहीं कर सकते। या आपके पास मान लीजिए ABCD है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इंट में, वो नहीं होगा। ABCD इंट में कैसे हो जाएगा भाई? हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका कोई 12 है, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो 12 की आस्की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वो सब हम आगे चल के सीखेंगे, अभी तो उसका टाइम नहीं है सही। ठीक है, तो वेरिएबल भी बाकी है जी थोड़ा तेज बोलिए। टाइप्स ऑफ वेरिएबल सर। टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे ऊपर में, क्योंकि अभी देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल में अगर हम आपको बताएंगे तो स्टैटिक वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, और एक होता है लोकल। तो अभी जो हम बना रहे हैं ना ये सब लोकल वेरिएबल है। अब जैसे ही इंस्टेंस वेरिएबल आएगा तो तुरंत ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। विदाउट knowing ऑब्जेक्ट यू कांट लर्न इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्योंकि इंस्टेंशिएशन पहले सीखना पड़ता है, देन इंस्टेंस वेरिएबल सीख पाओगे आप। तो क्लास ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे तो इंस्टेंस वेरिएबल समझ जाएंगे। जब हम इंस्टेंस वेरिएबल से काम करने लगेंगे तो फिर हम स्टैटिक वेरिएबल भी समझ जाएंगे क्या होता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द क्लास, इट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज लोकल सिंपल आपका। तो चीजें आएंगी, सारी आएंगी चीजें, कुछ भी टॉपिक मिस नहीं होगा। हमने एक मेरे माइंड ही लेवल पे एक रोड मैप सेट है कि आपको किस तरीके से आगे लेकर के जाना है, और कभी आप पूछेंगे तो हम आपको बता भी देंगे कि आगे क्या क्या हम बता करने वाले हैं। सर अभी कुछ ही मत बताओ सर, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा माइंड। हाँ ठीक है, आराम से बस चलते रहिए। अभी देखिए बस इतना ध्यान रहे कि आप जो सेशन अटेंड करें वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप आज का सेशन करके जा रहे हैं और आपको क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ मेथड, मींस वेल एनफ, मतलब उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको मतलब सब सही चल रहा है। हाँ, ये है कि जितना सेशन हो गया है प्रीवियसली और आज का सेशन, उसमें ऐसी कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रही है तो दिक्कत की बात है। उसमें सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और जिन चीजों को हमने बोला है कि अभी इग्नोर करके चलो, जैसे क्लास ऑब्जेक्ट, तो वो आप इग्नोर करके बस चलें, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी बात हो गई हम लोगों की। देन अब हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि आप मेथड समझ गए, हर तरह से आप मेथड बना लिए, तो चलिए एक टास्क की बात कर ले। इस पे एक टास्क बनेगा, बनता ही है, ठीक है। तो टास्क पिछला वाला ही हम उठा रहे हैं। देखिए आपको पिछले टास्क करने हैं, क्योंकि हम बहुत बार एक ही टास्क को इनहेंस करते रहते हैं। एक टास्क हमने आपको दिया, अब हमने नया टॉपिक पढ़ा तो उसी टास्क को हम फिर से इनहेंस करेंगे, फिर उसी टास्क को और इनहेंस करेंगे। तो अब पुराना टास्क अगर आप नहीं बनाए रहेंगे तो अगले टास्क में फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये वाला हम उठाते हैं प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हम फिर से बनाएंगे, लेकिन इस बार स्लाइटली इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। आप लोगों ने बनाया था ये वाला? यस सर। तो इसमें इस बार क्या करना है, देखिए सब कुछ वही रहेगा। आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, पहले एक वेलकम मैसेज देना है आपको, आप वेलकम मैसेज दे लें। फिर एक मेन्यू होगा, फिर आप मेन्यू से कोई की चूज करेंगे, हाँ भाई 5 4 वगैरह जो भी चूज करने के बाद, फिर जैसे मान लीजिए आपने 1 चूज किया तो फिर आपसे 2 नंबर मांगा जाएगा और आउटपुट आएगा। इतना तो ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने 1 प्रेस किया, अच्छा जो लोगों ने पहले ये किया है, तो 1 प्रेस करने पे क्या होता था पता है हमें? 1 प्रेस करने पे क्या होता था? एडिशन। हाँ एडिशन तो होता था, मतलब एडिशन हिस्सा चलता था। स्विच केस। हाँ, जब आप 1 प्रेस करते थे तो आपका स्विच का केस 1 रन होना था, राइट? हाँ सर। अब केस 1 में आपने ये लॉजिक लिख दिया होगा, सम बाई वैल्यू लेकर के, और आउटपुट प्रिंट कर दिया होगा केस 1 के अंदर। ऐसा ही किया था। हाँ सर। अब आपको ये जो काम है ये आपको दूसरे क्लास के मेथड में करना है। मतलब कि
केस 1 में आपको एक क्लास Method का call करना होगा। आपकी क्लास का मेथड कॉल करना है, कॉल अ मेथड, ठीक है। और वो मेथड कैसा होगा, जिसमें आप नंबर 1 पास करेंगे, फिर आप नंबर 2 पास करेंगे, और वो मेथड आपको रिटर्न करेगा उन दोनों का सम। फिर आप केस 1 में सम प्रिंट करा लेंगे। समझ गए बात को? सबको रिटर्न भी करना होगा सर। हाँ, मेथड से रिटर्न करवा, यहाँ पे एरो लगा दिया है। तो अब मतलब आप अगर आप केस मान लीजिए आपने प्रेस 2 किया सपोज दैट, तो 2 पे अब आपको स्विच के अंदर कोड नहीं लिखना है, स्विच के अंदर से दूसरे क्लास का आपको एक मेथड कॉल करना है। वो मेथड के अंदर दोनों नंबर जाएगा, उनका सब्सट्रैक्शन होगा, और वो सब्सट्रैक्शन आप रिटर्न करके इसके अंदर प्रिंट करेंगे। समझ गए बात को, क्या चेंज करना है? किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई कि भैया मुझे इसमें दिक्कत आ रही, बताइए क्या है। बताएं भाई, सबको क्लियर है क्या करना है? क्लियर है सर। तो ये काम कर लेना है आपको ना, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे, ठीक है। आप हर तरह के मेथड मतलब आप बना सकते हैं, मतलब हर तरह ये वाला बना लेंगे तो सभी हो गया भाई, वैल्यू भी भेज पा रहे हैं, वैल्यू ले आ भी पा रहे हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको 4 बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है भाई, आपको स्विच के अलग अलग केस से आपको एक ही क्लास के मेथड कॉल करना है ना। तो मेथड कॉल करने के लिए रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट आप ऊपर ही कहीं बना लीजिएगा, यही वेलकम मैसेज के आसपास कहीं ऑब्जेक्ट बना के रख लीजिएगा। उसका रेफरेंस आप केस 1 में भी यूज कर लें, केस 2 में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे देखिए पुराने कोड की नीड पड़ गई, इसीलिए अच्छा हमने रखा था। अब ये देखिए, मुझे M1 M2 M3 और M4 ये चारों मेथड को कॉल करने के लिए मैंने बार बार ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाया, एक बार ऑब्जेक्ट बना के रख लिया। तो एक बार ये लाइन आप लिख देंगे और अगेन अगेन आप क्लास के अंदर एंट्री मार सकते हैं उसके इस रेफरेंस वेरिएबल से, ठीक है ना। कर लेंगे इतना, बताएं। तो चलिए ये काम कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन से हम लोग रिकर्शन वगैरह देखते हैं। और आज डे कौन सा है अपना, वेंसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे। चलिए हम लोग की 2 दिन और क्लास चलेगी, इस बार हम वीकेंड में भी क्लास लेंगे आप लोग की, सैटरडे या संडे को एक लंबी क्लास, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।